नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर होता है दुनिया के अलग अलग देशों के पर पड़ता है। हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों में और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ है आपके लिए खास। तो वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। एक ऐसी जंग जो 3 साल के करीब पहुंच चुकी है, उसे 4 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन शांति अभी भी दूर है। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। रूस यूक्रेन संघर्ष में मौजूदा हालात क्या हैं? जमीनी स्तर पर लड़ाई अभी भी जारी है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी दबाव कायम है। वहीं यूक्रेन पश्चिमी देशों की सैन्य और आर्थिक मदद के सहारे मोर्चा संभाले हुए है। युद्ध ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को, आम नागरिकों को, वैश्विक राजनीति पर गहरा असर डाला है। ट्रंप खुले तौर पर कह चुके हैं कि वो सत्ता में रहते हुए इस युद्ध को जल्द ही खत्म करना चाहते हैं। अब ऐसे में ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि संभावित शांति समझौते की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात उस फैसले की भी करने वाले हैं जिसने अमेरिका की राजनीति में फिर से हलचल मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपना लिया है। कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनके अनुसार ट्रंप की टीम ने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर रखने के लिए एक नया और विवादित प्लान तैयार किया है। बताया जाता है कि एक छोटे से द्वीप को अस्थायी डिटेंशन जोन यानी काला पानी की तरह इस्तेमाल करने की योजना पर विचार हो रहा है, जहां पर प्रवासियों को रखने के बदले आर्थिक समझौते की बात सामने आई है। क्रिसमस के मौके पर जहां पर दुनिया जश्न में डूबी है, वहीं हजारों प्रवासियों के लिए ये खबर अब चिंता बढ़ाने वाली बन गई है। आखिर क्या है ट्रंप का नया प्लान? कितनी सच्चाई है इन दावों में? इसका अमेरिका की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? ये भी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे उस चमक की जिसने 2025 में निवेश की दुनिया में तहलका मचा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं चांदी की। सोना हमेशा से सुर्खियों में रहता है, लेकिन 2025 में चांदी ने यानी सिल्वर ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और सबको चौंका दिया। कीमतें पहुंच गई आसमान पर। यहाँ पर डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये कहा जाए कि सप्लाई को भी पीछे छोड़ दिया। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या 2026 में चांदी और बड़ा धमाका करने वाली है? लेकिन कहानी सिर्फ कीमतों की नहीं है, पूरी दुनिया में एक चिंता गहराती जा रही है। आखिर चांदी दुनिया से गायब क्यों हो रही है? ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल, टेक्नोलॉजी और मेडिकल सेक्टर्स, हर जगह पर चांदी की जरूरत बढ़ती जा रही है, जबकि खदानों में उत्पादन उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा। तो क्या आने वाले समय में चांदी अब बन जाएगी सबसे कीमती धातु? क्या निवेशकों के लिए 2026 होगा चांदी का सुपर हिट साल? और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी आपको बताएंगे विस्तार से। वर्ल्ड नाउ में आज बात एक ऐसे भविष्य वक्ता की जिनकी सदियों पुरानी भविष्यवाणियां आज भी दुनिया को हैरान करती हैं। जी हां, नॉस्ट्रेडामस। बात उनकी करेंगे साल 2026 को लेकर। उनकी जो भविष्यवाणियां की गई हैं उसको लोग क्यों चेतावनी मान रहे हैं? ये चेतावनी ही है या फिर कुछ एक महज संयोग है? क्या वाकई में आने वाला वक्त दुनिया के लिए किसी बड़े संकट का संकेत देता है? क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणियों के पीछे की सच्चाई वर्ल्ड नाउ में विस्तार से आपको बताएंगे और बताएंगे कि आखिर उनकी भविष्यवाणी क्या रही है। तो वर्ल्ड नाउ में आज बात होगी रूस और यूक्रेन जंग की। यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर से दहल उठी। रूस ने अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक हमले को अंजाम दिया है। मिसाइलें, ड्रोन, घंटों तक सायरनों की गूंज। पूरी रात कीव और उसके आसपास के इलाके जंग का मैदान बने रहे। रात अंधेरी थी और आसमान से बरसती मौत। रूस ने कीव और आसपास के इलाकों पर भीषण हवाई अटैक किए हैं। मिसाइलें, ड्रोन के हमले इतने ज्यादा जबरदस्त थे कि पूरा का पूरा शहर हिल गया। कई घंटों तक ये कहा जाए कि एयर स्ट्राइक, एयर रेड अलर्ट जारी करता रहा। लोग बंकरों में दुबके रहे। यहाँ पर बिजली गुल रही और आम जिंदगी पूरी तरह से ठप रही। यह हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। समझिए, आसपास के जो रिहायशी इलाके थे वो भी इसकी चपेट में आ गए।
रूस की रणनीति पूरी तरह से क्लियर कट है, डर पैदा करो, दबाव बनाओ और यूक्रेन को झुकाओ। और इसी रणनीति के तहत रूस लगातार एक्शंस को अंजाम दे रहा है। लेकिन रूस यूक्रेन जंग में नया उबाल किस रूप में आया, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल रूस का कीव पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है जो अभी हाल ही में किया गया। 500 से ज्यादा ड्रोन रूस की तरफ से दागे गए, 40 मिसाइलें दागी गई। किस जगह पर? कीव पर। कीव को पूरी तरह से दहला कर रख दिया। और ये समझिए कि ये हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं था, ये हमला रिहायशी इलाकों पर था। रिहायशी इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक हुआ और इस अटैक में 2 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब हमले में जानकारी ये है कि कई रिहायशी इमारतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कीव में हवाई हमले से भारी तबाही मचने की खबर है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का पुतिन पर तीखा हमला यहां पर जरूर नजर आता है। पुतिन को ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मैन ऑफ वॉर। ज़ेलेंस्की की दुनिया से कड़ी कार्रवाई की एक तरह से अपील दुनिया से करते हुए नजर आते हैं ज़ेलेंस्की। वो ये कहते हैं जिस तरह से मैन ऑफ वॉर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो वॉर को सिर्फ बढ़ावा देता है, वॉर को अंजाम देने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। यूक्रेन और रूस के बीच में जंग को लेकर जिस तरह से बयानबाजी है वो तो मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से बड़ा हमला हुआ। ये कीव का हम आपको हाल बता रहे हैं। रूस की तरफ से 500 से ज्यादा ड्रोन, कई मिसाइलें दागी गई। और देखिए रिहायशी इलाकों में, यहाँ पर ये बिल्डिंग्स जहाँ पर लोगों के घर हुआ करते थे, कई परिवार रहते थे, उन इलाकों को टारगेट किया। वो पूरा इलाका यहाँ पर बर्बाद नजर आता है। जैसे ही यहाँ पर अटैक होता है, चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें नजर आती हैं और उन आग की लपटों को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम यूक्रेन की लगातार जुटी हुई है। आप देखिए यहाँ पर कई गाड़ियां, चाहे बात फायर ब्रिगेड की हो या फिर इसके अलावा डॉक्टरी सपोर्ट की। जो लोग प्रभावित हैं, क्योंकि कई परिवार इन इलाकों में रहते थे जिन इलाकों पर पुतिन ने टारगेट किया, उनकी सेना ने टारगेट किया और उसके बाद में हालात आपके सामने हैं। अभी तक ये जो पूरी लड़ाई सेना वर्सेस सेना की नजर आती थी, लेकिन कीव पर जिस तरह से बड़ा हमला किया है या पुतिन की सेना ने, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो अब आम नागरिकों को भी टारगेट कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तीखा हमला बोला है। कनाडा में एक कार्यक्रम के दौरान ज़ेलेंस्की ने पुतिन को मैन ऑफ वॉर बताया और दुनिया से वो अपील कर रहे हैं कि उन्हें रोका जाए। ज़ेलेंस्की का ये साफ संदेश है कि ये युद्ध अब सिर्फ सीमाओं का नहीं रहा, ये युद्ध हो चुका है इंसानियत पर। वहीं दूसरी तरफ ड्रोन और मिसाइलों से रूस के हमले लगातार दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं, आक्रामक होते जा रहे हैं और निशाने पर बार बार है यूक्रेन की राजधानी कीव। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन में नहीं है, वो है अमेरिका दौरे पर। अमेरिका दौरे की तैयारी, मुलाकातें हो रही हैं। फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। आज ये मुलाकात होगी। इस मीटिंग में युद्ध रोकने की संभावित शांति योजना और यूक्रेन के लिए अमेरिका की सुरक्षा गारंटी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। लेकिन आखिर ये मुलाकात क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? इस मुलाकात का एजेंडा क्या है? इस मुलाकात में क्या खास रहने वाला है? आइए वो मैं आपको बताती हूँ। पहले समझिए मुद्दा और चर्चा में क्या होगा, इन 2 हिस्सों में समझिए। दरअसल 20 बिंदु शांति योजना है रूस और यूक्रेन के बीच में जारी इस युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन अंतिम रूप देने और अमेरिका यूक्रेन की सहमति बनाना इस दौरान सबसे बड़ा चर्चा का हिस्सा रहेगा, ये बात कही जाती है। लेकिन दूसरी और एक और अहम बात है सुरक्षा गारंटी, क्योंकि बार बार यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी चाहिए। अब भविष्य में रक्षा और सुरक्षा अनुबंध अब किस तरह से किया जाएगा, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या प्रस्ताव देते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस रूप से आर्थिक जो व्यवस्था है, आर्थिक समझौता, वो भी एक ज़ेलेंस्की बार बार अपनी तरफ से उठा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा माना जा रहा है कि इस चर्चा में पुनर्निर्माण और सहयोग मॉड्यूल पर भी चर्चा इस दौरान की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस पूरे जंग का जो एक बड़ा हिस्सा है डॉनबास और अन्य क्षेत्र, जो लगातार रूस की तरफ से दबाव बनाया जाता है कि वो रूस का रहे, वो रूस का रहेगा। और यूक्रेन की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि उसे नहीं छोड़ा जाएगा। कब्जे वाले इलाकों की स्थिति पर भी चर्चा इस दौरान की जाएगी इस बैठक में।
अब समझिए ज़ैपोरिज़िया प्लांट को लेकर भी माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अपनी तरफ से मुद्दा उठाएंगे। नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पर वही माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बातचीत की जा सकती है। इसके अलावा सीज फायर और जनमत संग्रह पर बार बार जोर देने की बात यहां पर ज़ेलेंस्की करते हुए नजर आएंगे। माना जा रहा है युद्ध विराम और लोगों की मंजूरी को प्राथमिकता जरूर इस दौरान चर्चा में की जाएगी। तो ये आपको कहा जाए कि मोटे तौर पर फौरी तौर पर ये चर्चा का एक मुख्य एजेंडा है जिसकी इर्द गिर्द पूरी चर्चा रहने वाली है, क्योंकि 20 जो बिंदु हैं पीस प्लान के उस पर चर्चा की जाएगी। पिछले 3 सालों से रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में जंग लगातार जारी है। करीब हर दिन दोनों देशों की ओर से ड्रोन, दोनों देशों की ओर से मिसाइल अटैक होते हैं और इसी बीच एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बैठक होने जा रही है। अब ज़ेलेंस्की कनाडा पहुंच चुके हैं, वहां से वो अमेरिका के फ्लोरिडा के लिए रवाना होंगे। फ्लोरिडा के पाम बीच पर दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत होगी। मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है, कैसे पिछले 4 सालों से चल रहे युद्ध को खत्म किया जाए। हालांकि इस बार इस बैठक में 20 पॉइंट पीस प्लान पर बातचीत होगी। ज़ेलेंस्की की माने तो 20 सूत्रीय योजना यानी कि पीस एग्रीमेंट का काम लगभग पूरा हो चुका है, 90% काम हो चुका है। दरअसल यूक्रेन शांति योजना का एक संशोधित ड्राफ्ट तैयार किया गया था। पहले का जो ड्राफ्ट था उसमें 28 सूत्रीय योजना थी जिसके कई बिंदुओं पर यूक्रेन सहमत नहीं था। अब उसको और भी ज्यादा दुरुस्त करके उसे 20 सूत्रीय किया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात है डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में जो मुलाकात होगी, क्या उसमें ज़ेलेंस्की इस पर सहमति जताते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर ये पीस प्लान है क्या। 20 पॉइंट में आपको समझाते हैं कि पीस प्लान क्या है। देखिए, यूक्रेन को पूर्ण रूप से एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य माना जाए, इस दौरान इसका हिस्सा इसमें शामिल किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच में स्थायी गैर आक्रामकता समझौता लागू होगा। इस 20 सूत्रीय मांगों के साथ में इस पीस प्लान का एक तरह से प्रमुख हिस्सा है। तीसरी बात जो है, सैटेलाइट आधारित प्रणाली से फ्रंट लाइन की निरंतर निगरानी होगी। ये बात भी इस दौरान इस पूरे पीस प्लान में की गई है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक सुरक्षा गारंटी मिले, इस पर एक तरह से फोकस रखा जाएगा। शांति काल में यूक्रेन की सेना 8 लाख तक सीमित रहेगी। वहीं अमेरिका, नाटो और यूरोप यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा देंगे। इस दौरान ये भी तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। इसके अलावा रूस के हमले पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई और प्रतिबंध लागू होंगे, इस पर भी एक तरह से फोकस किया गया है। यूक्रेन के पहले हमले पर सुरक्षा गारंटी स्वतः समाप्त हो जाएगी, ये भी इस दौरान इसका हिस्सा है। यूक्रेन का जो मौजूदा द्विपक्षीय सुरक्षा समझौता है उसे जारी रखा जाएगा। रूस अपने गैर आक्रामक रुख को कानून बनाकर मंजूरी देगा। यूक्रेन को भविष्य में यूरोपीय संघ की सदस्यता दी जाएगी। यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण पैकेज दिया जाएगा। टेक्नोलॉजीज या एआई और डेटा सेक्टर में बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, युद्धग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण होगा। वर्ल्ड बैंक की मदद से $800 बिलियन का फंड जुटाया जाएगा। यूक्रेन और अमेरिका के बीच में फ्री ट्रेड समझौते की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन और परमाणु हथियार न रखने की प्रतिबद्धता एक बार फिर से दोहराएगा, ये माना जा रहा है। वहीं ज़ैपोरिज़िया प्लांट और खार्कोव डैम पर नियंत्रण तय किया जाएगा। जो कब्जे वाला इलाका है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं तैनात की जाएंगी। समझौते के बाद में तुरंत युद्ध विराम और राष्ट्रपति चुनाव होंगे। तो ये 20 बिंदु वो थे जो एक तरह से इस पीस प्लान का हिस्सा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एक तरफ पीस प्लान की बात होती है, दूसरी तरफ हमले हो जाते हैं और इसीलिए अब हमलों के बाद में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्या बातचीत से पहले ताकत दिखाने का संदेश दिया गया है? ज़ेलेंस्की इससे पहले कनाडा में नाटो और यूरोपीय नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। वहां पर भी संदेश साफ था, यूक्रेन को सिर्फ सहानुभूति नहीं, ठोस सुरक्षा समर्थन चाहिए। अब निगाहें टिकी हैं मारे-लागो मीटिंग पर। क्या वहां पर से शांति की कोई ठोस राह निकलेगी या फिर यह हमला आने वाले और बड़े टकराव का संकेत है? उधर जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके ऑफिस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बाकायदा पुष्टि की है कि रूसी अधिकारी इस बातचीत को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि संवाद को जारी रखने पर
सहमति बनी है और रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनबास इलाके में बाकी बचे इलाकों को छोड़ दे। वो इसे शांति की शर्त बताता है। डोनबास इलाका लुहांस्क और डोनेट्स्क को मिलाकर बनता है, समझिए। इसमें लुहांस्क का जो ज्यादातर हिस्सा है उस पर रूसी बलों का नियंत्रण है, जबकि डोनेट्स्क का जो इलाका है उसका करीब 70% इलाका भी उनके कब्जे में है। अब डोनबास आखिर क्या है, डोनेट्स्क और क्या है, लुहांस्क क्षेत्र जिन्हें संयुक्त रूप से डोनबास कहा जाता है, आइए वो मैं आपको बताऊं। दरअसल डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र जिन्हें संयुक्त रूप से डोनबास कहा जाता है, डोनबास के रूस के साथ में गहरे ऐतिहासिक संबंध माने जाते हैं और ये सोवियत काल की विरासत का एक तरह से हिस्सा है। 19वीं सदी से लेकर सोवियत काल तक डोनबास औद्योगिक केंद्र एक तरह से रहा। कानूनी तौर पर डोनबास को यूक्रेन का हिस्सा माना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध, रणनीतिक और आर्थिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच में रूस ने ऐसा दांव चला जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा कर रख दी। यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ टैंक्स या फिर मिसाइलों तक सीमित नहीं रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु कार्ड खेलते हुए दुनिया को सीधे सीधे खुली चुनौती दे दी है। बेलारूस जो अब तक पर्दे के पीछे था, अब वो सीधे न्यूक्लियर गेम का मोहरा बन चुका है। रूस ने यहां पर परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है, क्या पुतिन पश्चिम को डराना चाहते हैं या फिर ये यूक्रेन को घुटनों पर लाने की एक तरह से आखिरी कोशिश है? नाटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका और यूरोप इसे सीधे सीधे न्यूक्लियर ब्लैकमेल बता रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करके रूस यूरोप पर सीधा दबाव बनाना चाहता है, लेकिन खतरा सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। अगर न्यूक्लियर संतुलन बिगड़ता है तो उसकी आंच पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। एक तरफ युद्ध की आग है, दूसरी तरफ परमाणु धमकी है। दुनिया सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। लेकिन समझिए कि जिस तरह से मिसाइल का जिक्र है, ओरेश्निक मिसाइल, और यूरोप के बारे में समझिए। रूस का नया खौफ है दरअसल ओरेश्निक। ये क्या है? रूस के अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक मानी जाती है, जो कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि IRBM इसे कहा जाता है। RS-26 रूबीज प्लेटफॉर्म पर यह तैयार है, उस पर आधारित एक तरह से मानी जाती है। रफ्तार जो रडार को चकमा दे दे, इसकी स्पीड है मैक 10+। रडार ट्रैकिंग लगभग नामुमकिन है, यानी कि अगर ये टारगेट को क्रॉस करते हुए भी निकलती है तो उसको रडार पर पार पाना भी पूरी तरह से मुश्किल है, ये कहा जाए नामुमकिन है। रेंज जो महाद्वीपों तक पहुंच सके, ये उसकी खासियत है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक की ये क्षमता रखती है, यानी कि पूरे यूरोप तक मारक क्षमता इस मिसाइल की मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण और चिंता की बात पश्चिमी इलाकों के लिए, पश्चिमी ठिकाने भी इसके टारगेट पर आसानी से रह सकते हैं। अब ये तो आपने जान लिया, लेकिन इसकी विनाशक क्षमता क्या है वो भी जरा समझिए। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में ये पूरी तरह से सक्षम है। क्लस्टर सब म्यूनिशन का विकल्प एक तरह से इसे माना जा रहा है। क्या डिफेंस सिस्टम ये फेल कर देती है तो अमेरिकी थर्ड और एजीज को भेजने की क्षमता भी है? इसका जवाब ये है। इतना ही नहीं, बल्कि मिसाइल डिफेंस के लिए ये सबसे बड़ा खतरा मानी जा रही है। इसीलिए ये अपने आप में एक बहुत गंभीर खतरा अन्य देशों के लिए है। अब इसका नाम कभी समझ लीजिए कि इसका ओरेश्निक का मतलब क्या है। ओरेश्निक का मतलब है, रूस में ओरेश्निक का मतलब है हेजल ट्री, और हेजल ट्री वॉरहेड के फैलाव और तबाही का संकेत इससे लोग यहाँ पर मानते हैं। तो ये तो समझ गए आप। रूस ने नवंबर 2024 में यूक्रेन के खिलाफ पारंपरिक हथियारों से लैस ओरेश्निक मिसाइल का परीक्षण किया था, और ये जो आप मेरे ठीक पीछे तस्वीर देख रहे हैं ना, दरअसल ये इसी का एक नमूना है, ये उसी की तस्वीर है। ये है ओरेश्निक मिसाइल। ये जिस तरह से उसका प्रदर्शन किया गया, हथियारों से लैस ओरेश्निक मिसाइल, इसका परीक्षण जब किया गया, परीक्षण के साथ ये बड़ा प्रदर्शन था पूरी दुनिया के लिए। पुतिन ने इस बीच बड़ा दावा ये किया कि जो मिसाइल है ये मैक 10 से ज्यादा की रफ्तार से उड़ती है और इसे रोक पाना लगभग असंभव है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही साफ कर चुके थे कि ऐसी मिसाइलों को बेलारूस में तैनात करना चाहते हैं। हालांकि अब तक उनकी सटीक लोकेशन सार्वजनिक नहीं की गई, सिक्योरिटी रीजन से इसमें कोई शक नहीं।
तो क्या आने वाले वक्त में साल 2026 ये ओरिशनिक मिसाइल रूस और यूक्रेन के लिए एक बहुत निर्णायक भूमिका निभाएगा, और क्या रूस की तरफ से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर जिस तरह से बैठक हो रही है ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, उसके बाद में आखिरकार 2026 रूस और यूक्रेन के बीच में शांति लेकर आएगा, ये देखने वाली बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में अब बात करेंगे हम अगली खबर की। ट्रंप का प्रवासियों को लेकर सख्ती का नया अध्याय। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने सख्त इमिग्रेशन एजेंडे को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। क्रिसमस के मौके पर ट्रंप ने प्रवासियों को राहत नहीं बल्कि एक और बड़ा संदेश और कड़ा झटका दे दिया है। आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने प्रवासियों को देश से बाहर रखने के लिए एक नए और विवादित प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। आखिर ट्रंप का ये पलाव प्लान क्या है, मैं आपको बताती हूँ। पलाव प्लान प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप देश माना जाता है। अमेरिका का सबसे छोटा राज्य रोड आइलैंड उससे लगभग 6 गुना छोटा इसे माना जाता है। अमेरिकी प्रवासियों को बाकायदा पनाह दी जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब देश की जो कुल आबादी है वो महज 18,000 ही है। अमेरिका से तीसरे देश के नागरिक को पलाऊ में बसाया जाएगा। अब शुरुआत में 75 प्रवासी भेजे जाने की भी एक तरह से योजना है। ये टेस्ट एंड ट्रायल के तौर पर कहा जा सकता है इसे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जिन प्रवासियों को इस आइलैंड पर भेजे जाने की बात सामने आ रही है, उन पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। इसके बावजूद उन्हें अमेरिका से बाहर रखने की तैयारी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी करीब 7 गोदाम खरीदकर वहां पर भी प्रवासियों को भरने का काम शुरू किया जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला सुनाया है कि इन प्रवासियों को पलाऊ शिफ्ट किया जाएगा। पलाऊ प्रशांत महासागर में बसा एक छोटा सा द्वीप समूह, अमेरिका के छोटे राज्य रोड आइलैंड से भी 6 गुना छोटा। यहाँ पर अब अमेरिकी प्रवासियों को पनाह दी जाएगी। इस देश की कुल आबादी महज 18,000 है, जिसमें अमेरिका के भेजे गए तीसरे देश के नागरिकों को जोड़ा जाएगा। अब बताया जा रहा है कि जिस रूप में यहाँ पर लोगों को भेजा जाएगा, 75 लोग, उन्हें इस 180 स्क्वायर मील तक बसने और काम करने की इजाजत मिलेगी। यानी कि ये भी किसी सजा से कम नहीं। अब ट्रंप का प्रवासियों को लेकर आखिर क्या डील है वो मैं आपको बताती हूँ। ट्रंप प्रशासन ने पलाऊ के साथ में प्रवासियों को लेकर बाकायदा एक डील की है। अब इसके बदले पलाऊ को $75 मिलियन की विदेशी सहायता अमेरिका प्रोवाइड करेगा, और इस डील पर क्रिसमस ईव पर मुहर भी लगा दी जाएगी, ऐसा माना गया है, लगा दी गई है। अब अमेरिका ने तुरंत लगभग $7.5 मिलियन की जो पहली किश्त है वो बाकायदा जारी भी कर दी। अब ये जो कदम था ये ट्रंप की ज्यादा सख्त आव्रजन नीति का हिस्सा एक तरह से इसे माना जाता है। अब अमेरिका एक बार फिर से कहा जाए कि प्रवासियों के मुद्दे पर सख्त होता जा रहा है। छापे, डिपोटेशंस, वीजा रद्द करना। सवाल यह है कि अमेरिकी प्रशासन आखिर इतनी सख्ती दिखा क्यों रहा है? दरअसल अमेरिका में जो इमिग्रेशन है ये कोई नया मुद्दा नहीं है, या फिर 2025 का ही इस मुद्दे ने जन्म लिया, ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 2026 की आहट के साथ में ये मुद्दा एक बहुत बड़ा हिस्सा राजनीतिक हथियार बन चुका है। ट्रंप ने प्रवासियों के खिलाफ अपनी कठोर नीतियों को अगले स्तर पर ले जाने की पूरी तैयारी कर ली। 2026 में प्रशासन ने इमिग्रेशन क्रैकडाउन को पूरी ताकत से तेज करने का निर्णय लिया। अमेरिका में प्रवासियों को लेकर इतनी ज्यादा सख्ती क्यों है ये भी आपको समझना चाहिए। आपको पावर, पॉलिटिक्स और प्रेशर की पूरी कहानी समझाते हैं, इसके जरिए आप बखूबी तौर से समझ पाएंगे अमेरिका में प्रवासियों को लेकर इतनी सख्ती क्यों है। दरअसल इसका बहुत बड़ा रीजन जो है वो है चुनावी राजनीति, यानी कि पावर का गेम है, पॉलिटिक्स का गेम है, प्रेशर का गेम है। पावर, पॉलिटिक्स, प्रेशर का ये डेडली कॉम्बिनेशन सीधे चुनावी रणनीति की तरफ इशारा करता है। पहला कारण आप जान चुके हैं। दूसरा कारण समझिए। दूसरा कारण है दरअसल अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या। पिछले काफी वक्त से एक बड़ी तस्वीर नजर आई। तीसरा बड़ा कारण है कानून और फंडिंग।
चौथा बड़ा कारण क्रिमिनल नैरेटिव बताया जाता है। पांचवी बड़ी बात अंतर्राष्ट्रीय दबाव एक तरह से है और यही वजह है कि अमेरिका में प्रवासियों को लेकर सख्ती लगातार डोनाल्ड ट्रंप अब यहां पर अपनाते हुए नजर आते हैं। अब आपको हम बारी बारी से समझाते हैं चुनावी राजनीति आंकड़े ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की कोर वोट बैंक इमिग्रेशन पर सख्ती किस रूप में चाहती है। अमेरिका फर्स्ट की राजनीति में प्रवासी सबसे आसान टारगेट बनते हैं। दूसरा कारण है अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या। दक्षिणी सीमा से हर साल लाखों लोग आते हैं अमेरिका या अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। अब सरकार का यह दावा है कि ये सिस्टम या नौकरियों या फिर सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट करते हैं। तीसरा बड़ा कारण है कानून और फंडिंग। अब कांग्रेस ने आईसीई और बॉर्डर पेट्रोल को अरबों डॉलर का अतिरिक्त फंड दिया। जब पैसा है तो कार्रवाई भी होगी, इसमें कोई शक नहीं। वर्कप्लेस रेड, डिटेंशन और डिपोटेशन। अब चौथा बड़ा कारण जो नजर आता है वो आता है क्रिमिनल नैरेटिव का। प्रशासन बार बार ये कहता है कि वो सिर्फ अपराधियों को ही निकाल रहा है, लेकिन हकीकत क्या यही है? हकीकत ये है कि छापों में छात्र भी शामिल हैं, वर्क वीजा होल्डर्स भी शामिल हैं और यहाँ तक कि ऐसे तमाम नागरिक जिनके परिवार वहाँ पर ऑलरेडी हैं वो भी फंसे हुए हैं, यानी कि नागरिकों के परिजन भी फंस रहे हैं। अब जो पांचवा बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय दबाव, हैती, वेनेजुएला, अफगानिस्तान जैसे देश जहाँ से प्रवास बहुत ज़्यादा बड़ा है यूएस में, अमेरिका में। अमेरिका इन देशों पर दबाव बनाने के लिए इमिग्रेशन को एक तरह से टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जिस तरह से ये टूल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसकी कीमत क्या है? अब उसकी कीमत मानव अधिकार संगठन सवाल उठा रहे हैं। कानूनी प्रवासियों में डर है और खुद अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन नीति की लोकप्रियता भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा गिरती हुई नजर आती है। यानी अमेरिका में सख्ती सिर्फ कानून का मामला नहीं है, यह है वोट, यह है वर्चस्व, यह वैश्विक राजनीति का बड़ा खेल, जहां पर प्रवासी नीति नहीं बल्कि निशाना बनते जा रहे हैं। अब ट्रंप का 2026 का प्लान भी मैं आपको बताती हूँ। इमिग्रेशन क्रैकडाउन 2026 का प्लान क्या है? अमेरिका की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी 2026 में नजर आएगी। अब 10 लाख डिपोटेशन का टारगेट सीधे सीधे यहां पर नजर आएगा। अवैध प्रवासियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। आईसीई और बॉर्डर सिक्योरिटी की बढ़ी हुई फंडिंग भी यहां पर देखने को मिल सकती है। अब जो कार्यस्थल हैं वहां पर छापेमारी होगी, वहां पर गिरफ्तारियां होंगी। 2026 के जो मध्यावधि चुनाव हैं उससे पहले ये सख्त कदम सीधे सीधे उठाए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका असर क्या है वो भी जरा समझिए। जो प्रवासी हैं उनमें डर है, उनमें असुरक्षा का माहौल है, उनमें इनसिक्योरिटी का माहौल है। जो घरेलू राजनीति, इंटरनल पॉलिटिक्स, वो एक तरह से विवादों में घिरती हुई नजर आती है, उनके मामलों में वृद्धि नजर आएगी। इमिग्रेशन नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा, ये भी इस दौरान माना जा रहा है। अब तमाम ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसके अनुसार ट्रंप सरकार अब सिर्फ सीमा सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि देश के अंदर कार्यस्थलों पर भी बड़े पैमाने पर छापेमारी करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं भी किसी भी हालात में अवैध प्रवासियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस कदम से राजनीतिक विवादों और आलोचनाओं की आग जरूर छिड़ने का खतरा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जो कार्रवाई है ये अगले साल होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में ट्रंप और उनके समर्थकों के लिए एक राजनीतिक नुकसान भी लेकर आ सकती है। लेकिन ट्रंप और उनका प्रशासन इससे बेपरवाह नजर आते हैं। अब उनका मानना यह है कि जो अमेरिका की सुरक्षा और कानून व्यवस्था है उसमें बड़ा कोई भी मुद्दा ये नहीं है, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन रिपब्लिकन नियंत्रित कांग्रेस ने जुलाई में बाकायदा एक खर्च पैकेज पास किया है, वो बहुत चौंकाने वाला है, जिसमें इमिग्रेशन और बॉर्डर सुरक्षा एजेंसीज को अगले 4 सालों तक 170 बिलियन डॉलर का भारी भरकम बजट दिया गया। ये जो रकम है उनके मौजूदा सालाना बजट का लगभग 10 गुना है। यानी कि इशारा साफ है कि सरकार अवैध प्रवासियों के खिलाफ अपनी सख्ती अब और भी ज्यादा बढ़ाने जा रही है। दरअसल ट्रंप ने हर साल 10 लाख प्रवासियों को बाहर निकालने का वादा किया था। हालांकि वो इस साल इस लक्ष्य से
चूकते नजर आते हैं, ये जरूर कहा जा सकता है। ट्रंप के 10 लाख डिपोटेशन के दावे की सच्चाई क्या है, वो आइए जरा जान लीजिए। दरअसल बताया जाता है कि डिपोटेशन के बड़े दावे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए थे। जनवरी से अब तक अगर देखा जाए तो 6,22,000 प्रवासियों को डिपोर्ट यूएस की तरफ से किया गया है। अब आईसीई द्वारा जो लोग गिरफ्तार किए गए उसमें 54,000 में से 41% प्रवासियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं था, जिस आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई और इसीलिए सवालों के घेरे में है। अब 2017 में ये गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाला आंकड़ा मात्र 6% था। डोनाल्ड ट्रंप का दावा सिर्फ अपराधियों को डिपोर्ट करेंगे और किसी को नहीं, ये पूरी तरह से सही साबित नहीं हुआ जिस तरह से आंकड़े सामने आए, क्योंकि जिन लोगों को डिपोर्ट या फिर जिन पर एक्शन लिया गया वो बेकसूर थे, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। तो ऐसे में सवाल ये है, क्या ट्रंप के वादे महज चुनावी जुमले हैं या वास्तव में सख्ती की नीति भी है? ट्रंप की कड़क इमिग्रेशन नीतियां अब जनता के गुस्से की आग में एक तरह से बदलते हुए नजर आते हैं। मार्च में जहां पर उनकी अप्रूवल रेटिंग 50% थी, वहीं दिसंबर में ये 41% तक गिर चुकी है। इसका सबसे बड़ा सबूत मियामी से मिला। प्रवासियों के इस गढ़ में 3 दशकों के बाद पहली बार चुना गया डेमोक्रेटिक मेयर, और ये जीत सीधे ट्रंप की सख्ती के खिलाफ जनता की प्रतिक्रिया है। जब नागरिकों को उनकी ही धरती पर डर और दमन का सामना करना पड़ता है तो बदलाव आना तो तय है। अब मियामी के रिहायशी इलाकों में नकाबपोश एजेंट्स का आंसू गैस के बादल फेंकना, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंकना, यहाँ तक कि अमेरिकी नागरिकों को भी बगैर वजह से हिरासत में लेना, ये सभी कुछ नीतियों का जमीनी असर है। एक ऐसा असर जो सिर्फ डेमोक्रेटिक मेयर के चुनाव में नजर नहीं आया, बल्कि पूरे देश में भी बढ़ती असहमति और भय में नजर आता है। अब अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन क्रैकडाउन एक भयावह सच बन चुका है। सिर्फ अवैध प्रवासियों को ही नहीं, बल्कि लाखों कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को भी बेरहमी से निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन की क्रूर नीतियां किस तरह से, समझिए, गैर कानूनी नहीं बल्कि सिस्टम भी का भी एक तरह से शिकार है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी नागरिकों की जीवन साथी को ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों छात्र वीजा अचानक से कैंसिल कर दिए गए, जिन्हें पढ़ाई खत्म होने से पहले ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने को एक तरह से मजबूर कर दिया गया है। अब नागरिकता समारोह में क्या ड्रामा हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल कुछ परिवारों को उनके नागरिकता समारोह से ठीक पहले ही बाहर निकाल दिया गया। एक ऐसा पल जो नए अमेरिकी बनने की खुशी में डूबा होता है, अब ये सिर्फ एक दर्दनाक याद बन गई है। अब अस्थायी कानूनी दर्जा जो है वो भी ट्रंप प्रशासन ने छीन लिया है। हैती, वेनेजुएला और अफगानिस्तान के हजारों प्रवासियों का स्थायी कानूनी दर्जा जबरदस्ती छीन लिया गया, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरह से अनिश्चितता की जंजीरों में कैद हो गई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो सिर्फ प्रवासी ही नहीं बल्कि खुद अमेरिकी नागरिकों पर भी उसका असर पड़ा, वो है अर्थव्यवस्था का। विशेषज्ञों की चेतावनी अनसुनी लगातार ट्रंप प्रशासन कर रहा है। वर्क प्लेस पर छापों से जो लेबर कॉस्ट है उसमें भारी इजाफा हो गया है। महंगाई की आग और भड़क गई है। आम अमेरिकी की जेब पर इसका बुरा असर पड़ेगा, ऐसा भी बड़े स्तर पर कहा गया। कई ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा समझिए राजनीतिक तूफान, ये सब कुछ अगले साल नवंबर के चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के लिए खुद का जी का जंजाल साबित हो सकता है। जनता की नाराजगी अब पूरी तरह से फूटने को है। ट्रंप की कठोर नीति उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द बनती हुई नजर आती है। तो ये वो बड़ी ऐसी बातें हैं जो ट्रंप प्रशासन की एक तरह से क्रूर नीति का एक तरह से हिस्सा है। अब ट्रंप की सख्ती की कीमत उन्हें राजनीतिक रूप से चुकानी पड़ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या ये गिरती लोकप्रियता और बढ़ती असहमति उन्हें अपनी नीति पर दोबारा विचार करने पर मजबूर करेगी? ट्रंप प्रशासन की ये नीतियां न केवल मानवता को तार तार कर रही हैं, बल्कि अमेरिका की सामाजिक आर्थिक नींव को भी हिला रही हैं। क्या अमेरिकी लोकतंत्र इस कड़वी सच्चाई को झेल पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली एक बड़ी खबर की ओर। एक ऐसी खबर जो आप जरूर जानना चाहेंगे। वर्ल्ड नाउ में अब बात हम करेंगे सोने चांदी की बेतहाशा उड़ान की। मिडिल क्लास हैरान है। जी हाँ, दरअसल साल 2025 में अगर किसी एक चीज ने देश के मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा चौंकाया है तो वो है सोना और चांदी।
सोने ने तो सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और चांदी ने तो सोने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसे काफी पीछे छोड़ दिया। अब सवाल यही है कि आखिर ये तेजी थम क्यों नहीं रही? सोना चांदी इतनी रफ्तार से भाग क्यों रहा है? साल 2025 और सोना चांदी ऐसे आसमान छू रहे हैं जैसे जमीन पर लौटने का वो नाम ही नहीं ले रहे। और इस साल तो सोने में 80% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। 24 कैरेट सोना अब 1,42,000 रुपए प्रति तोला के पार पहुंच चुका है। लेकिन असली चौंकाने वाली कहानी तो चांदी की है। चांदी ने, आप जानते हैं कितना उछाल तय किया? 150% से ज्यादा की छलांग के साथ चांदी आज की डेट में 2,50,000 रुपए प्रति किलो के पार निकल चुकी है। यानी जो चांदी कभी गरीब आदमी की धातु मानी जाती थी, आज वो भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। आखिर पूरी दुनिया में चांदी इतनी महंगी क्यों होती जा रही है, ये भी एक बड़ी बात है। चांदी का 55 से 60% इस्तेमाल दरअसल होता है इंडस्ट्रीज में। आजकल आपने देखा है सोलर पैनल्स का बहुत इस्तेमाल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बहुत जोर है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का बहुत जोर है, सेमीकंडक्टर्स या एआई डेटा सेंटर्स का बहुत जोर है। और ये जो सारी अलग अलग सेक्टर्स हैं, इनमें चांदी की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल ग्रीन एनर्जी और टेक बूम की वजह से डिमांड जो है वो रिकॉर्ड हाई पर है। अब चांदी में तेजी की सबसे बड़ी वजह क्या है, आइए वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। स्ट्रक्चरल डेफिसिट यानी कि मांग सप्लाई से ज्यादा होना, ये एक बहुत बड़ी वजह है। चांदी कई सालों से स्ट्रक्चरल डेफिसिट में है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार ग्लोबल मार्केट में 100 मिलियन औंस से ज्यादा की कमी रह सकती है और ये कमी जल्द ही पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि चांदी का जो बड़ा हिस्सा है वो कॉपर, जिंक और लेड की खदानों में बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। यानी सप्लाई बढ़ाने की आज़ादी बहुत ज़्यादा सीमित है और ऊपर से जो नई खदान है उसे शुरू होने में 10 साल से ज़्यादा लग जाते हैं। अब एक और बड़ी वजह है, गोदामों में स्टॉक लगातार घटता जा रहा है, डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स के अनुसार लंदन और शंघाई जैसे जो तमाम बड़े वर्ल्ड्स हैं, वहां पर इन्वेंट्री लगातार घट रही है। अब स्टॉक कम होते ही फिजिकल चांदी की उपलब्धता तंग पड़ती है। नतीजा क्या होता है? खरीदार पेपर कॉन्ट्रैक्ट की बजाय असल चांदी लेने की ओर बढ़ जाते हैं और इससे पेपर प्राइस और डिलीवरी के बीच की जो दूरी है वो और भी ज्यादा बढ़ती नजर आती है। जो तीसरी बड़ी वजह है, इंडस्ट्रियल डिमांड बेहद मजबूत है। इंडस्ट्रियल डिमांड किस रूप में? हर रूप में बढ़ती जा रही है। आज के दौर में चांदी की 50 से 60% मांग जो है वो उद्योगों से आती है, खास करके सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल सेक्टर। सोलर सेक्टर में चांदी का विकल्प बहुत ज़्यादा सीमित है और इसीलिए इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, ये ज़रूर कहा जा सकता है। अब समझिए, दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी पर बढ़ते खर्च ने मांग को और भी ज़्यादा टिकाऊ बना दिया है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर जो है वो है चीन फैक्टर, एक्सपोर्ट कंट्रोल की आशंका। चर्चा है कि चीन 1 जनवरी 2026 से चांदी के निर्यात पर सख्ती कर सकता है। अब दावा है कि चीन सरकार चांदी के एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस सिस्टम लागू कर सकती है, यानी बिना सरकारी अनुमति चांदी बाहर नहीं भेजी जा सकेगी। चीन दुनिया के बड़े चांदी उत्पादों में और प्रोसेसिंग हब में से एक है। अब ऐसे में अगर वहां से सप्लाई सीमित होती है तो मान के चलिए पूरा ग्लोबल मार्केट, वहां पर उसकी उपलब्धता घट जाएगी और यही डर कहीं ना कहीं निवेशकों को है, इंडस्ट्रियल खरीदारों को है और अभी से फिजिकल चांदी खरीदने पर उन्हें वो मजबूर कर रहा है। हालांकि अभी तक चीन की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हाँ, आशंका भर ये है कि बाजार में हलचल जरूर बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये पाबंदियां लागू हो गई तो चांदी की सप्लाई पर दबाव और बढ़ेगा, कीमतों में तेजी लंबे समय तक बनी रहेगी। अब एक और बड़ी बात है, वो बड़ी बात बेसिकली है मॉनेटरी और इन्फ्लेशन हेडविंड की। इन्फ्लेशन और मॉनेटरी दबाव यानी कि हेडविंड्स चांदी महंगी होने का कारण इसीलिए बनते हैं क्योंकि लोग नकदी की बजाय स्थानीय मूल्य वाली चीजों में निवेश करना चाहते हैं और मुद्रा कमजोर होने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत बढ़ जाती है। तो ये वो तमाम बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से चांदी की तेजी बहुत यहाँ पर नजर आती है। इंडस्ट्री में चांदी की डिमांड किस रूप में बढ़ रही है? आज के वक्त में सोलर पैनल पर डिपेंडेंसी या उनकी डिमांड ज़्यादा है। आने वाला मार्केट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स,
सेमीकंडक्टर या एआई डेटा सेंटर्स जो हैं वो सीधे सीधे माना जाता है कि इनमें सबसे ज़्यादा चांदी की डिमांड है। अब डिमांड बूस्ट किस रूप में होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री में चांदी की डिमांड बड़े स्तर पर है। ग्रीन एनर्जी हुआ, इसके अलावा हमने देखा है कि सोलर पैनल हुआ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हुए, सेमीकंडक्टर हुए, एआई जो आने वाले वक्त का भविष्य है, एआई डेटा सेंटर्स में चांदी का, सिल्वर का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है। डिमांड बूस्ट समझिए, ग्रीन एनर्जी की बढ़ती ज़रूरत, टेक्नोलॉजी बूम, इंडस्ट्रियल और हाईटेक प्रोजेक्ट्स वैश्विक स्तर पर चांदी की उत्पादन बहुत हद तक सीमित कर चुका है। अब वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2025 के अनुसार हर साल दुनिया में करीब 820 मिलियन औंस से ज़्यादा चांदी का उत्पादन किया जाता है। जी हाँ, और इस उत्पादन में कुछ चुनिंदा देश सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। दुनिया के इन देशों के पास में चांदी का बहुत बड़ा भंडार है। मैक्सिको यहाँ पर बताया जाता है 202.2 मिलियन औंस यानी कि 24% का एक तरह से इनका भंडार माना जाता है। मैक्सिको दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन करने वाला देश बन चुका है। ये अकेले ही दुनिया की कुल चांदी का लगभग 24% हिस्सा पैदा करता है। यहाँ की माइनिंग इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, इसका इतिहास काफ़ी गहरा है। देश के बड़े पैमाने पर काम करने वाली खदानें जैसे फ्रेंसनीलो और पोनेस्क्विटो चांदी के उत्पादन में सबसे आगे माने जाते हैं। साल 2025 में भी मैक्सिको अपनी मजबूत खनन क्षमता के दर पर ग्लोबल सिल्वर मार्केट में नंबर 1 की पोजीशन बनाए हुए है। मैक्सिको के स्थानीय बाजार ज्वेलरी स्टोर्स में शुद्ध चांदी के सिक्के, ज्वेलरी और निवेश ग्रेड पर आसानी से मिल जाते हैं। अब अगर चीन की बात करें तो चीन दूसरे नंबर पर है इस लिस्ट में, जो दुनिया की कुल चांदी की सप्लाई में करीब 13% योगदान देता है। चीन में अधिकतर चांदी बड़ी धातु खरीदने में से बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है, यानी कि जब अन्य धातुएं जैसे कॉपर या जिंक निकाली जाती है तो उनके साथ में चांदी भी मिलती है। अब चीन ना सिर्फ चांदी का बड़ा उत्पादक है बल्कि इसे इस्तेमाल और रिफाइन करने वाला देश भी चाइना है। यहाँ पर चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स या रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में होता है। चीन के बैंक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ट्रेडिशनल बाजारों में चांदी के सिक्के, बार और सजावटी चीज़ें आसानी से खरीद सकते हैं। पेरू की अगर बात करें तो पेरू आता है तीसरे नंबर पर। साल 2025 में इस देश ने करीब 107.1 मिलियन औंस चांदी का उत्पादन किया और यही वजह है कि इसकी एक बड़ी उत्पादन क्षमता इसमें बढ़ती चली गई। यहीं की मशहूर खदानें और एंटेमेनिया और अलग अलग हिस्सों में चांदी के उत्पादन के लिए एक तरह से हिस्से जाने जाते हैं। अब यही वजह है कि पेरू को दुनिया के सबसे संपन्न और चांदी से भरपूर देशों में गिना जाता है। पेरू में स्थानीय खदानों और स्मारिका दुकानों से चांदी के गहने या पारंपरिक डिजाइन और सिक्के सही दामों पर मिल जाते हैं। अब अगर मैं चिली की बात करूं तो चिली में 52 मिलियन औंस यानी 6%, बोलीविया का 42.6 मिलियन औंस यानी 5%, पोलैंड 42.5 मिलियन औंस यानी कि 5%, रूस की अगर बात करें तो रूस 39.8 मिलियन औंस यानी कि 5%, ऑस्ट्रेलिया 34.4 मिलियन औंस यानी 4%, अर्जेंटीना 26 मिलियन औंस यानी 4%, अमेरिका 32 मिलियन औंस यानी 4% पर है। दुनिया के इन देशों के पास में चांदी का भंडार इस रूप में है। तो दुनिया में चांदी का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चुनिंदा देश ही ऐसा है जो इसका मुख्य स्रोत है। ये प्रोडक्शन ग्लोबल इकोनॉमी और उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में देखा, वेदांता के चेयरमैन ने चांदी को लेकर एक भविष्यवाणी की और कहा था कि चांदी की अभी शुरुआत हुई है। दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स भी इसी दिशा में लगातार अनुमान दे रहे हैं। चांदी भी उन अनुमानों पर लगातार खरी उतर रही है और शुक्रवार को चांदी के जो स्पॉट भाव है उसमें 7% का उछाल देखने को मिला और कीमतें $77.12 प्रति औंस के रिकॉर्ड भाव पर पहुंच गई। वहीं कॉमेक्स पर मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट के भाव 11% से ज्यादा उछलकर $80 के स्तर के करीब पहुंच गए। एक्सपर्ट्स की माने तो चांदी में 2 वजहों से ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। पहला, सोने में रिकॉर्ड तेजी से अब बहुत सारे खरीदार चांदी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और निवेश के नाम पर चांदी की खरीद बढ़ रही है। इसके साथ ही क्लीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में चांदी के इस्तेमाल और इन सेक्टर के तेजी के विस्तार से भी चांदी की मांग तेज हो गई है और यही वजह है कि भाव में भी उछाल देखने को मिल रहा है।
चांदी की उछाल को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स साल 2026 में $100 का स्तर पार करने का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं एक अनुमान में $200 तक की भी बात कही गई है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का अनुमान है कि 2026 में डॉलर अपनी वैल्यू गंवाएगा, मेटल की चमक बढ़ेगी और चांदी $200 का स्तर पार कर सकता है। चांदी और सोने की आपूर्ति बहुत सीमित है। नई खानों से उत्पादन धीमा है। मौजूदा स्टॉक तेजी से घट रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो निवेश और औद्योगिक मांग है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और इम्यूनिटी में चांदी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जब मांग आपूर्ति से ज्यादा होती है तो समझिए उसकी कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और वो होना स्वाभाविक भी है। यानी कि महंगाई, ब्याज दरों और डॉलर की कमजोरी के चलते सोना चांदी का जो रिकॉर्ड है वो ग्लोबल इक्विटी और करेंसी मार्केट पर दबाव बनाता हुआ नजर आता है। और ये समझ सकते हैं कि इसी वजह से कैसे आने वाले वक्त में भी चांदी और भी ज्यादा अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने वाला है नई कीमतों के साथ में। साल 2026 को लेकर तो ऐसे ही कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में अब बात करेंगे साल 2025 की। 2025 की विदाई में महज कुछ दिन बाकी है। एक ऐसा साल जिसने दुनिया को तकनीक, राजनीति, पर्यावरण के मोर्चे पर कई बड़े सबक दिए। लेकिन अब नजरें टिकी है 2026 पर। क्या नया लेकर आएगा ये आने वाला साल, और क्यों एक बार फिर से ये चर्चा में है? फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडेमस, कुछ ही दिनों में नया साल शुरू होने वाला है और ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है, आने वाला साल क्या कुछ नया लेकर आने वाला है? दुनिया पहले से ही युद्ध, महंगाई और आर्थिक संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रही है और इसी बीच फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियां एक बार फिर से चर्चा में है। क्या है चर्चा, मैं आपको बताती हूँ। 2026 को लेकर नॉस्ट्रेडेमस की जो बड़ी भविष्यवाणी है वो बहुत चौंकाने वाली है। उनके अनुसार, दरअसल मैं आपको ये भी बताऊं कि उनके अभी तक जो, पहले ये समझ लीजिए, जो अभी तक उन्होंने भविष्यवाणियां की वो कितनी सच रही हैं। दरअसल फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की मौत का जिक्र जो है वो इस दौरान किया गया था। इसके अलावा और भी कई बड़ी बातें इस दौरान यहाँ पर ज़रूर की गई हैं। लंदन की महाआग का भी जिक्र इस दौरान जो है वो किया गया था। उन्होंने कहा था कि लंदन की महा का हाल वैसा होगा। एडोल्फ हिटलर का उदय होने का भी जिक्र इस दौरान किया गया था और वो भी एक तरह से सच साबित हुई। हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम 1945 में हुआ, इसकी भी पहले से भविष्यवाणी उनकी तरफ से की गई थी। फ्रेंच क्रांति 1789 में हुई, इसकी भी भविष्यवाणी एक तरह से पहले नॉस्ट्रेडेमस कर चुके थे। वहीं नेपोलियन का उदय होने का भी एक तरह से उनकी तरफ से बड़ी भविष्यवाणी की गई थी। वहीं मैं आपको ये भी बताऊं, कोविड-19 महामारी का जिक्र और भविष्यवाणी भी पहले ही नॉस्ट्रेडेमस कर चुके थे और हमने देखा कोविड-19 2020 में कैसे महामारी लेकर आया। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध की भी बात उनकी तरफ से कही गई थी। उन्होंने कहा था कि दो देशों के बीच में बड़े युद्ध की तस्वीर होगी और उसमें रूस यूक्रेन ही था। 2022 से लेकर ये युद्ध आज तक जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के उदय की बात भी नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियों में से एक है और 2024 के अमेरिकी चुनाव का जिक्र भी उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में से एक किया था। पोपल सक्सेशन का भी जिक्र एक तरह से उनकी तरफ से किया गया था। वहीं 2025 में उत्तराधिकार के तौर पर भी एक तरह से उसकी तरफ से उन पर पुष्टि की गई है। तो ये वो बड़ी एक तरह से भविष्यवाणियां हैं जिन्हें आप ये समझिए कि एक रूप में एक तरह से की गई है। अब आप ये भी समझिए नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियां किस तरह से बार बार चर्चा में नजर आती हैं। 2026 को लेकर उनकी बड़ी भविष्यवाणियां नजर आई हैं। मधुमक्खियों का बड़ा झुंड यानी कि ग्रेट स्वार्म ऑफ बीज, क्वाट्रिन में लिखा था द ग्रेट स्वार्म ऑफ बीज विल अराइज। इसे कुछ लोग ड्रोन हमले या मिसाइलों के झुंड या किसी बड़े हमले के रूप में देखते हैं। प्रतीकात्मक रूप से मधुमक्खियां शक्ति या साम्राज्य का प्रतीक मानी जाती हैं। कुछ इसे नेपोलियन जैसे प्रतीक से जोड़ते हैं तो कुछ आधुनिक युद्ध तकनीक से। एक महान व्यक्ति की अचानक मौत, दुनिया के इससे किसी बड़े नेता, राजा या सेलिब्रिटी की अचानक हत्या या मौत के तौर पर देखा गया, शायद हमने से कि उसके रूप में व्याख्या की गई। टिसिनो में खून की नदियां बहने की बात थी। स्विट्जरलैंड के टिसिनो क्षेत्र में खून बहने की बात, इसे यूरोप में युद्ध या संघर्ष का संकेत माना जा रहा है। नौसेना या समुद्री युद्ध, एक बड़ी नौसेना या समुद्री घटना साल 2026 में दुनिया को हिला सकती है। कोई बहुत बड़ा जहाज डूब सकता है या समुद्री युद्ध शुरू हो सकता है। हो सकता है किसी देश की गलत हरकत से समुद्री तनाव अचानक से बहुत बढ़ जाए और उसकी वजह से बड़े राष्ट्र आमने सामने आ जाए। नॉस्ट्रेडेमस की कविता के अंशों के अनुसार
जिस दिन जहाज समुद्र में गिरेगा उस दिन महासागर की शक्ति से दुनिया की राजनीति बदल जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि 2026 के लिए आर्थिक संकट का भी बड़ा खतरा है। साल 2026 में विश्व के बड़े देशों जैसे अमेरिका या यूके, वहां पर आर्थिक संकट का सामना इन देशों को करना पड़ सकता है, जिसके कारण समाज में अशांति फैल सकती है, लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है और इस बड़े संकट के कारण विश्व के कई बड़े नेताओं का पतन भी हो सकता है, उन्हें पतन का भी सामना करना पड़ सकता है। सबसे गंभीर बात, प्राकृतिक आपदा का जिक्र भी उनकी भविष्यवाणियों में माना जाता है। साल 2026 में भीषण गर्मी पड़ेगी, कई जगह सूखे में बदल सकती है, फिर अचानक इतनी भयंकर बारिश होगी कि कई जगहों पर बाढ़ आ जाएगी। साल 2026 को तबाही का साल भी नास्ट्रेडेमस ने कहा है, जिसमें अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक जल स्तर में वृद्धि, विनाशकारी बाढ़ आने या फिर पर्यावरण और लोगों को भारी नुकसान होने का जिक्र है। एक और बड़ी बात, 2026 एआई का होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव बढ़ेगा। अब कई सलाहकार, एक तरह से माना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ सलाहकार के तौर पर नजर नहीं आएगा, बल्कि निर्णय लेने वाली शक्ति के रूप में उभर सकता है। सरकारें या सिस्टम सभी निर्णय एआई के द्वारा चलेंगे। एआई भावनाओं के पीछे रखकर सभी फैसला लेगा और मनुष्यों की जगह वो सत्ता चलाएगा। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगेंगे कि नियंत्रण इंसानों के हाथों में नहीं रहा। मंगल ग्रह का शासन और आग उठना, मंगल ग्रह का शासन और पूर्व से 3 आग उठना, यानी कि मास रूलिंग, 3 फायर्स फ्रॉम ईस्ट, इससे युद्ध या जलवायु आपदा से जोड़ा जा रहा है। बड़ी चिंता की बात, परमाणु हमले का भी जिक्र इस भविष्यवाणी में है। मानव अंतरिक्ष कार्यक्रमों के पतन की ओर इशारा कर रही है। कहा जा रहा है कि मंगल पर अंधेरा छा जाएगा, कोई बड़ा देश भी परमाणु हमले कर सकता है, इसकी तैयारी की जा रही है। 2026 यानी कि कहा जाए कि कई बड़ी भविष्यवाणियों के साथ नास्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियों में एक है। चलिए वर्ल्ड नाउ में अब बारी है आज के सवाल की। अब आज का सवाल क्या है, जल्दी से जान लीजिए। आज का सवाल है, कंबोडिया की राजधानी क्या है? आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, एक है फोनो पेन और दूसरा है ताकेओ। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं शकुंतला देवी, जो कि यूपी गाजियाबाद की रहने वाली हैं। शकुंतला देवी जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।